नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यानी एडीजीपी वाई पूरन कुमार के पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार को लेकर सोमवार को गतिरोध गहरा गया। परिवार ने एफआईआर में नामित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी पूरी होने तक पोस्टमार्टम या अंतिम संस्कार की अनुमति न देने का फैसला दोहराया है। एडीजीपी की पत्नी वरिष्ठ आईएएस अमनीत पी कुमार ने किसी भी भाजपा मंत्री से मिलने से इनकार किया और जांच के लिए उनका लैपटॉप सौंपने से मना कर दिया। पूरन कुमार 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित अपने आवास पर मृत पाए गए थे। उनका शव जीएमएसएच 16 से पीजीआई एमईआर के एडवांस्ड ऑटोप्सी सेंटर में भेजा गया, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हो सका। परिवार ने शोक व्यक्त करने आए नेताओं और मंत्रियों को भी घर में प्रवेश करने से रोका। पुलिस अधिकारियों ने लैपटॉप से डिजिटल सबूत जुटाने की मांग की थी, लेकिन परिवार ने अविश्वास जताते हुए इसे देने से मना कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम में देरी से फोरेंसिक सबूत प्रभावित हो सकते हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने संवेदना व्यक्त की। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने रविवार को सीट बंटवारे की घोषणा की, जिसमें बीजेपी और जेडीयू को 101 और 101 सीटें, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 29 और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा व उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6-6 सीटें दी गयी। केंद्रीय चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने इसे सौहार्दपूर्ण फॉर्मूला बताया। हालांकि गठबंधन के 2 छोटे दल नाराज हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने सीटों की संख्या कम होने पर पार्टी कार्यकर्ताओं से माफी मांगी और साजिश का जिक्र किया, जबकि मांझी ने कहा कि सिर्फ 6 सीटें मिलने से एनडीए को नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि आलाकमान का फैसला स्वीकार किया, लेकिन इसे कमतर आंकना सही नहीं है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी इसे नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश करार दिया और बीजेपी की बढ़ती शक्ति पर चिंता जताई। इस बीच एनडीए का दावा है कि पूर्ण एकता से बहुमत हासिल होगा, लेकिन मांझी कुशवाहा का असंतोष गठबंधन की मजबूती पर सवाल खड़ा कर रहा है। इस्राइल पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस्राएली संसद को संबोधित करने से पहले इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भाषण दिया। इस दौरान पीएम नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद देते हुए कहा कि हम इस पल का काफी समय से इंतजार कर रहे थे और मैं पूरे देश की ओर से आपको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपतियों में अब तक डोनाल्ड ट्रंप इस्राएल के सबसे अच्छे दोस्त हैं। नेतन्याहू ने ट्रंप के गजा प्रस्ताव को शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि मैं शांति के लिए प्रतिबद्ध हूं, आप भी इस शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम सब मिलकर इस शांति को बनाए रखेंगे। नेतन्याहू ने आगे कहा कि आज यहूदी कैलेंडर के अनुसार 2 साल से चल रहे युद्ध का अंत हो रहा है। नेतन्याहू का कहना है कि उन्हें लगता है कि ट्रंप के नेतृत्व से इस्राएल को अरब देशों के साथ संबंध सुधारने में मदद मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाषण के बाद इस्राएली संसद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस्राएल गजा युद्ध के बाद क्षेत्र अब शांति में है और उम्मीद है कि यह शांति हमेशा के लिए बनी रहेगी। ट्रंप का भाषण कुछ देर के लिए रोकना पड़ा जब विपक्षी सांसद ने कागज पर लिखा फिलिस्तीन को मान्यता दो दिखाया। इस सांसद को तुरंत बाहर कर दिया गया। भाषण फिर से शुरू करते हुए ट्रंप ने नेतन्याहू और उन अरब देशों को धन्यवाद किया जिन्होंने इस्राएल हमास बातचीत में मध्यस्थता की। ट्रंप ने कहा कि मध्य पूर्व में आतंक और अराजकता की ताकतें अब कमजोर और अलग थलग हो गई हैं। उन्होंने इस साल ईरान के 3 परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों का भी जिक्र किया और कहा कि इसके बिना गजा शांति समझौता संभव नहीं था। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ आईआरसीटीसी होटल घोटाले में भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए हैं। यह मामला 2004 से 2009 के बीच लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए रांची और पुरी की पीएनआर होटलों के रखरखाव के ठेकों को सुजाता होटल को देने से जुड़ा है। सीबीआई का आरोप है कि इसके बदले लालू को एक बेनामी कंपनी के जरिए 3 एकड़ जमीन मिली। अदालत के फैसले के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव से पहले ऐसी घटनाएं होना स्वाभाविक है और बिहार की जनता सब देख रही है। उन्होंने कहा कि जब तक दंगाई एवं संविधान विरोधी बीजेपी सत्ता में है और मेरी उम्र है, बीजेपी से लड़ते रहेंगे। तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हमने संघर्ष पथ चुना है। संघर्ष पथ पर चलते चलते अच्छे मुसाफिर बन निश्चित ही मंजिल प्राप्त करेंगे। 1 महीना पहले बिहार आकर गृह मंत्री अमित शाह जी हमें धमकी दे रहे थे कि हमको चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम बिहारी हैं और बिहारी बाहरी से नहीं डरते। वहीं भाजपा ने अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बिहार जानता है
कि लालू परिवार ने जनता का पैसा लूटा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए ने रविवार को सीट बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसके बाद अब सबकी निगाहें महागठबंधन पर हैं। कांग्रेस ने कहा है कि सीटों की घोषणा की तैयारी चल रही है। दिल्ली में पार्टी के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने बताया कि सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने के बाद सूची जारी कर दी जाएगी। हमारा लक्ष्य बिहार की जनता के हित में एक मजबूत सरकार बनाना है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि इंडिया गठबंधन की बैठक में राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने सभी मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा की है और सोमवार को तेजस्वी यादव के साथ बैठक की संभावना है। वहीं एनडीए ने सीटों का बंटवारा तय कर दिया है। भाजपा और जेडीयू 101 सीटों पर, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 29 सीटों पर, जबकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और आरएलएम 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जनसुराज पार्टी ने सोमवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपने 65 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इसके साथ ही पार्टी अब तक कुल 116 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। हालांकि पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर का नाम अब तक किसी लिस्ट में शामिल नहीं है। नई लिस्ट में शिवहर से नीरज सिंह, ठाकुरगंज यानी किशनगंज से मोहम्मद एकरामुल हक, बहादुरपुर दरभंगा से अमीर हैदर और उजारपुर समस्तीपुर से दुर्गा प्रसाद सिंह को टिकट मिला है। प्रशांत किशोर ने बताया कि अब तक घोषित उम्मीदवारों में 31 अत्यंत पिछड़े वर्ग, 21 अन्य पिछड़े वर्ग और 21 मुस्लिम हैं। पहली लिस्ट में 51 नाम थे, जिनमें पूर्व कुलपति केसी सिन्हा और सेवानिवृत्त आईपीएस आरके मिश्रा जैसे नाम शामिल थे। तमिलनाडु सरकार ने मिलावटी कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली शीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी का विनिर्माण लाइसेंस पूरी तरह रद्द कर दिया है और कंपनी को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य औषधि नियंत्रण विभाग की जांच में पाया गया कि इस सिरप में 48.6% डायएथिलीन ग्लाइकॉल नामक जहरीला रसायन मौजूद था, जो मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत से जुड़ा हुआ है। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि कंपनी में उचित विनिर्माण और प्रयोगशाला पद्धतियों का पालन नहीं किया गया और 300 से अधिक गंभीर उल्लंघन दर्ज किए गए। कंपनी के मालिक जी रंगनाथन को मध्य प्रदेश पुलिस की विशेष टीम ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कंपनी के परिसरों पर छापेमारी की थी। सरकार ने राज्य की अन्य दवा कंपनियों को भी सख्त जांच के आदेश दिए हैं। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक जांच में खुलासा हुआ है कि चुनाव आयोग ने बिहार की अंतिम मतदाता सूची तैयार करते समय अपने ही दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया और डुप्लीकेट वोटरों की पहचान के लिए बनाए गए विशेष सॉफ्टवेयर ईरोनेट का इस्तेमाल नहीं किया। रिपोर्ट के अनुसार बिहार की 243 विधानसभा सीटों की मतदाता सूची में 14.35 लाख संदिग्ध दोहरे नाम पाए गए, जिनमें से 3.4 लाख प्रविष्टियां पूरी तरह मेल खाती हैं। इसके अलावा 1.32 करोड़ से अधिक मतदाता संदिग्ध पतों पर दर्ज हैं, जहां एक ही पते पर 20 से अधिक लोगों का नाम पाया गया। अधिकारियों ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने न तो सॉफ्टवेयर चलाया और न ही संदिग्ध नामों की सूची स्थानीय अधिकारियों को भेजी। यह वही सॉफ्टवेयर है जो राजस्थान, महाराष्ट्र और मिजोरम में सफलतापूर्वक इस्तेमाल हुआ था। जब पत्रकारों ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से इस पर सवाल पूछा तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और साथ ही यह भी कहा कि आचार संहिता लागू है, इसे ध्यान में रखकर रिपोर्टिंग करें। यह स्पष्ट है कि आचार संहिता पत्रकारों को तथ्यपरक रिपोर्टिंग से नहीं रोकती। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु युद्ध को रोकने में अहम भूमिका निभाई थी। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों को चेतावनी दी थी कि अगर युद्ध हुआ तो वे उन पर 100 से 200% तक टैरिफ लगा देंगे, जिसके बाद मामला 24 घंटे में सुलझ गया। ट्रंप ने यह बयान गजा युद्ध विराम के लिए अपने कूटनीतिक प्रयासों के बीच दिया। उन्होंने यह भी बताया कि टैरिफ नीति ने अमेरिका को कूटनीतिक ताकत दी है। इस दावे पर भारत ने संयमित प्रतिक्रिया दी और तीसरे पक्ष की किसी भी मध्यस्थता से इनकार किया है। रिपोर्टों के मुताबिक भारत द्वारा प्रतिक्रिया न देने से ट्रंप नाराज हुए और उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। वहीं अब दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर एक बार फिर वार्ता शुरू हुई है। हमास ने दावा किया है कि उसने सभी जिंदा इस्राएली बंधकों को रिहा कर दिया है, जबकि मृत बंधकों के शव बाद में सौंपे जाएंगे। इस्राएली मीडिया के अनुसार हमास ने 13 इस्राएली बंधकों के दूसरे समूह को दक्षिणी गजा में रेड क्रॉस के हवाले किया, जिन्हें बाद में इस्राएल लाया गया। इस्राएली सेना ने पुष्टि की है कि ये सभी बंधक सुरक्षित उनके पास पहुंच गए हैं। इससे पहले सोमवार सुबह हमास ने 7 इस्राएली बंधकों के पहले समूह को रिहा किया था। इस्राएल ने इनकी पहली तस्वीरें भी जारी की हैं। अब इस्राएल की ओर से जवाबी कदम के रूप में 250 फिलिस्तीनी कैदियों और गजा के 1700 से अधिक बंदियों को रिहा किया जाएगा।
यह अदला बदली दोनों पक्षों के बीच चल रही वार्ता और संघर्ष विराम प्रयासों का हिस्सा मानी जा रही है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.